आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन स्टोरी वीडियो कुछ भी अच्छा लगता है तो मेरी चैनल की वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी का 6 पार्ट या ये कह दो सेकेंड लास्ट पार्ट है। कल तक ये स्टोरी एंड हो जाएगी। अब तक जिन लोगों ने भी इस स्टोरी को कंटिन्यू देखा, खूब सारा प्यार किया, उसे थैंक यू सो मच। तो चलिए ज़्यादा पकड़ बकड़ ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग इमोशनल होके वांग जी को दोबारा से अपने प्यार का इजहार करता है। अब आगे विंग अभी भी घुटनों पे बैठ के वांग जी का हाथ को पकड़े हुए उसे फिर से इमोशनल होके बोलता है, आई लव यू लंजा। इस बात से अब वांग जी जो अभी तक विंग की तरफ पीठ दिखाई खड़ा था वो अचानक से मुड़ के फिर से विंग को देखने लगता है। विंग किस तरीके से बिलक बिलक के अपनी गलती मानते हुए वांग जी को अपने प्यार का इजहार कर रहा है, ये देखकर वांग जी के दिल को एक अजीब सा दर्द और एक अजीब सा सुकून मिल रहा है। दर्द क्योंकि उसका विंग इस हालत में है और सुकून क्योंकि उसका विंग उसे प्यार करता है। विंग के शब्दों पे वांग जी का दिल भरोसा करता है। दिमाग अभी भी कह रहा है क्या पता ये इसका कोई और नाटक हो, क्या पता ये झूठे शब्द हो, लेकिन दिल वो विंग की आंखों की सच्चाई को महसूस कर पा रहा है। वांग जी विंग को घुटनों के बल से सीधा खड़ा करता है और थोड़ा सीरियस वॉइस में बोलता है, तुम आज ही हॉस्पिटल से वापस आए हो। अब तक तुमने रेस्ट भी नहीं किया और तुम घुटनों पे बैठे हो, ये तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, तुम रेस्ट करो। ये बोलकर वांग जी फिर से जाता उससे पहले विंग एकदम से वांग जी को मुड़ने ना देकर आगे आकर उसके फेस को पकड़ के उसे पैशनेटली किस करने लगता है, जो वांग जी के लिए एक बहुत बड़ा शौक था। वहीं विंग उसे पैशनेटली किस इसलिए कर रहा है कि विंग को महसूस हो रहा है वांग जी उसे प्यार तो करता है, वो शायद अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्या पता ना भी करे, क्या पता कितने टाइम बाद विंग के प्यार के रिस्पॉन्स दे, लेकिन ये केयर ये सच्ची है और वांग जी के मन में उसके लिए प्यार है। इसी कारण विंग अपने ऊपर ना कंट्रोल करते हुए अब वांग जी को पैशनेटली किस करके महसूस करवाना चाह रहा है कि वो वांग जी को बहुत प्यार करता है। वांग जी शॉक में भूत बने खड़ा था, लेकिन विंग की एग्रेसिव किस से अब उसे भी सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए वो थोड़ा सा विंग से दूर होता है क्योंकि वो विंग को और ज़्यादा इस समय परेशान, उसके माइंड को, उसकी बॉडी को और ज़्यादा टायर्ड नहीं करना चाहता। वो विंग से दूर होकर अब उसे उसके बेड पे बैठाते हुए कहते हैं, तुम शांत हो जाओ और प्लीज़ सो जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मैं तुमसे बात ज़रूर करूँगा लेकिन आज नहीं, कुछ टाइम बाद, प्लीज़ सो जाओ। और ये बोलकर वो फिर से विंग को बेड पे लेटा के वहाँ से चला जाता है, लेकिन विंग की आंखों में वो दर्द जो थोड़ी देर पहले था वो हमेशा के लिए दूर करके वांग जी चला गया। विंग अकेला ज़रूर है इस रूम में, लेकिन अब उसे बिल्कुल भी अकेलापन नहीं लग रहा। अब उसे ऐसा लग रहा है कि लंजा उसके साथ है, लंजा उस पर गुस्सा है और शायद थोड़ा टाइम भी लगेगा नॉर्मल होने में। एक बार में तो तुरंत माफ़ करके उसे गले लगा के हाँ मैं नॉर्मल होने ही बिहेव कर सकता ना, दिल तो विंग ने उसको दुखाया है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा रिएक्ट ना करते हुए भी अभी भी विंग की केयर कर रहा है। ये देखकर विंग को ये अपने दिल में एक अजीब सी खुशी और बेचैनी से महसूस करवा रहा है। वहीं वांग जी वहाँ से निकल के नीचे अब एक रेस्ट रूम में जाकर अब बेड पे बैठा हुआ है और अपने दिल पे हाथ रख के बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है। उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो चुकी है। विंग की वो किप्स और वो लिप्स अब तक उसे अब महसूस हो रहे हैं, उसके होठों पे विंग का टच अभी भी उसे महसूस हो रहा है। विंग उसे कितने पैशन से किस कर रहा था ना, उसका दिमाग जो अब तक नहीं मान रहा था विंग उससे प्यार करता है, अब उसका दिमाग ने भी जैसे मानना एक्सेप्ट कर दिया है। विंग का ये पैशन, ये प्यार और विंग की प्योर सोल होने की बात उसका दिमाग भी मानता है। कहीं ना कहीं अंकल की बात भी एक कारण है कि अब वांग जी विंग को एक चांस देने की सोच रहा है। एक और चांस विंग को वो देकर ये प्रूव करना चाहता है कि उसका दिल शायद गलत नहीं है। विंग अगर सचमुच में उससे प्यार करता होगा तो वो इस चांस को गलत तरीके से यूज़ नहीं करेगा, वो यही सोच के आज सो रहा है। वहीं दूसरी तरफ विंग आज शायद पहली बार बिना दवाइयों के नशे में एक चैन की नींद लेता है, क्योंकि उसने अपने और लंजा के बीच की कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने की कोशिश की। विंग मॉर्निंग में उठता है
तो आज उसे उठाने के लिए प्यारा सा आयन उसके पास आया, जो प्यार से उसे हिलाते हुए बाबा बाबा करके जगा रहा है। जिसे विंग स्माइल करता हुआ, आँख मलता हुआ जैसे ही आप आयन को अपने पास देखता है तो तुरंत वो अपने बेड पे बैठ के आयन को गोदी लेके उसके माथे पे किस करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चा। क्या बात है, आज बाबा को उठाने छोटा सा आयन आया है। बाबा, सब लोग नीचे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, हम सब आपका वेट कर रहे हैं। आपने कुछ खाया नहीं ना, आपको मेडिसिन भी खानी है, चलो। एकदम से आयन बहुत प्यार से विंग को बोलता है, नहीं विंग बहुत प्यार से आयन के माथे पे किस करता है और बोलता है, बस 5 मिनट्स, तुम नीचे जाओ, मैं 5 मिनट्स में आता हूँ, फ्रेश होके और ब्रश करके, ठीक है। ये बोल के वो बहुत प्यार से आयन को अपने बेड से उतार देता है। जो आयन दौड़ता हुआ नीचे चला जाता है, विंग स्माइल करता हुआ उठता है, स्माइल करता हुआ ब्रश करता है, फ्रेश होता है, अपने बालों को बनाता है और खुद को शीशे में 2-3 बार देखकर चेक करता है क्या वो हैंडसम लग रहा है। लंजा से मिलने के लिए वो बहुत एक्साइटेड है। वो जैसे स्माइल करता हुआ नीचे जाता है तो देखता है बच्चों के साथ वांगजी भी टेबल पे बैठा हुआ है। हाँ, वो अभी तक ऑफिस नहीं गया। कहीं ना कहीं वांगजी को देखकर मॉर्निंग में विंग की मॉर्निंग और स्पेशल हो जाती है। वो खुशी से सीधा वांगजी के पास ही आके बैठता है, जो अभी जहाँ पे मतलब एक तरह सॉन्गलैंड बैठा था, उसे वहाँ से सॉन्गलैंड को उठा के भेज देता है। वहीं वांगजी विंग को ना देखकर ब्रेकफास्ट में ही भेजी है, पर विंग अब वांगजी के साथ ओपनली बच्चों के सामने फ्लर्ट करते हुए बोलता है, गुड मॉर्निंग हस्बैंड, आज तो आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। जिससे यहाँ बैठे सब लोग विंग को देख रहे हैं। वहीं वांगजी जो बेचारा आराम से अपना सूप पी रहा था, उसके हाथ से भी एकदम से बीच में रुक जाते हैं और एकदम से नज़रों पे विंग को देख रहा है, जो स्माइल करता हुआ वांगजी की तरफ बिल्कुल बिल्कुल उसके फेस के करीब अपने फेस को रख के बोलता है, कैसे सूप टेस्टी है, मुझे भी टेस्ट करवाओ। और एकदम से मुँह खोल देता है, जिससे वांगजी सबको देखता है, जो सारे बच्चे उसे देख रहे हैं। और अब विंग को बिहेव कहकर सीधा बैठ के अपना सूप खुद पीने लगता है, जिससे विंग एकदम से अपना थोड़ा सा फेस बच्चों वाली तरह बना के बोलता है, हाउ रोमांटिक, और फिर अपने ब्रेकफास्ट करना शुरू कर देता है। वहीं बच्चे ये देखकर हंस रहे हैं और वहीं सॉन्गलैंड और शाओशिन थोड़ा ब्लश करके एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि यार ये खुले हम उसके दोनों गला कर क्या रहे हैं। वहीं बच्चे ब्रेकफास्ट करके वहाँ से चले जाते हैं और वांगजी उठ के वहाँ से जा रहा था तो विंग एकदम से उसका हाथ पकड़ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, कहाँ जा रहे हो हस्बैंड? आप बिना अपने हस्बैंड से गुड मॉर्निंग किस, आप बिना अपने हस्बैंड से बात करें आप कैसे जा सकते हो? जिससे वांगजी घूर घूर के विंग को देखता है और एकदम स्ट्रिक्ट वॉइस बोलता है, ये लवी डवी बनना बंद करो विंग। पर मैं तो ऐसा ही हूँ रंजा, मैं रियल में भी ऐसा ही हूँ। तुम्हें क्या लगता है वो सब कुछ नाटक था? नहीं लंजा, ये सब कुछ ओरिजिनल वीर फुशियान है। आई नो लंजा, मैंने जो किया है उसके बाद तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा, पर मैं क्या करूँ, मुझे तो तुम पे बस प्यार ही आ रहा है। सुबह से मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं एकदम सिंसियर होके एकदम अच्छे बच्चों वाली तरह बिहेव करूं, पर जैसे मैंने तुम्हारा ये ब्यूटीफुल फेस देखा मैं सब भूल गया लंजा। और ये बोलता हुआ विंग बिल्कुल वांगजी के अब कमर मतलब एक तरह से कमर को पकड़ ही लेता है, जिससे वांगजी शॉक में विंग को देखता है और फिर साइड में देखता है यहाँ बच्चे अभी नहीं है, इसे वो जोर से विंग को खुद से दूर करते हुए कहता है, विंग। पर विंग को वो जब जोर से दूर करता है तो विंग जान पूछ के जो बिल्कुल ठीक खड़ा हो सकता था नाटक करता हुआ ऐसे उसे दर्द हो रहा हो एकदम से अपनी चेस्ट पे जहाँ गोली लगी है वहाँ आ करता है, जिसे वांगजी एकदम से घबरा के, विंग तुम ठीक हो क्या, मैंने जोर से धक्का मारा? वरी करने लगता है, जिसे विंग एकदम से अपने बच्चे वाले फेस से कहता है, हाँ लंजा मुझे दर्द हो रहा है, पर चेस्ट में यहाँ नहीं बल्कि यहाँ जहाँ मेरा हार्ट है, क्योंकि मेरा हस्बैंड मुझे प्यार करने की जगह अपने से दूर कर रहा है। वी वुशान, अपना ये ड्रामा बंद करो, तुमने जो किया उसके बाद तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें किस करूं, हक करूं? इस बात पे विंग जो भी मजाक कर रहा था एकदम से सीरियस हो जाता है, क्योंकि शायद उसे ये दर्द वाला नाटक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि विंग देख सकता है कि वांगजी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो एकदम से सीरियस होकर बोलता है, रंजा मैं सिर्फ तुमसे थोड़ा सा प्यार करना चाहता था, मेरी सच्ची में दर्द भी हो रहा है लेकिन उतनी तेज नहीं। रंजा क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे? विवशान 2 मिनट में रेडी होके कार में आओ, मुझे तुमसे अब सारी बात क्लियर करनी है। ये बात बोल के वांगजी अपनी कार में जाके बैठ जाता है, जिससे विंग को अचानक से झटका लगता है। क्या वो कल गलत समझा? क्या रंजा उसे ये शादी नहीं रखना चाहता? वो क्यों उसे कार में बुला रहा है? क्या बच्चों के सामने वो बात नहीं बोल सकता इसलिए? विंग डरता हुआ घबराता है, जो भी बहुत खुश होकर तैयार हो रहा था वो जल्दी से तैयार होकर परेशानी में अब
वांगजी की कार में आके बैठ जाता है। अब वांगजी जैसे ही विंग कार में बैठता है तो तुरंत ड्राइवर को कार चलाने के लिए बोलता है। इस बात है अब वो ड्राइवर फॉलो करता हुआ रूल वहाँ से चलने लगता है। अब वांगजी और विंग एक पार्क में आए हैं, शायद वही पार्क जहाँ इन्हें आयुएन मिला था। अब वांगजी उसी बेंच पे बैठा हुआ है जहाँ पे जब पहली बार उसे विंग जियांग्स फैमिली से कनेक्टेड है वाली बात पता चली थी और विंग ने उससे झूठ बोला था। आज वांगजी उसी बेंच पे दोबारा बैठा हुआ है। अब विंग उसके साइड में जब वांगजी एकदम सीरियस वॉइस में बोलता है, तुम्हें ये बेंच ये पार्क याद है विंग? यहीं हमें आयुएन मिला था और यहीं मैंने तुम पे ट्रस्ट करना स्टार्ट किया था। तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया विंग, लेकिन आज मैं फिर तुम्हें यहाँ इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ। मेरी इस चांस को गलत यूज़ मत करना विंग। मैं तुम्हें तुम्हारा मौका दे रहा हूँ, या ये कह दो तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बाहर इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि अब हम हस्बैंड और हस्बैंड के साथ साथ पेरेंट्स भी हैं। सिर्फ आयुएन के नहीं, उन सारे बच्चों के जो हमारी जिनशी में हमारे साथ हैं। जब तक मैं उन बच्चों को एक हैप्पी फ्यूचर नहीं दे देता, मैं तुम्हें उन बच्चों से दूर करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जब तक तुम मेरे साथ हो, कोशिश करना विंग कि तुम दोबारा मेरा भरोसा ना तोड़ो। ये बोलता वांगजी उस बेंच से उठता, उससे पहले ही विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, थैंक यू लंजा, मुझे ये चांस देने के लिए। लंजा, मैं तुम्हारी लाइफ में सीजे की मर्डर के बारे में पता करने आया था, लेकिन तुमने मुझे फिर भी एक्सेप्ट किया और मेरे लिए इतना सोचा, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब वांगजी अब विंग से अपना हाथ छुड़ाते हुए उसकी तरफ देखकर अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए बोलता है, मुझे पता है तुम्हारा इंटेंशन गलत नहीं था। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया वो सब ज़रूर गलत था, लेकिन एज अ ब्रदर तुम अपनी बहन के बारे में पता करना चाहते थे। सच कहूँ, अगर मुझे ये बात आयुन के हमारी ज़िंदगी में आने से पहले, मिंग्याओ का सच जानने से पहले पता होती तो शायद मैं तुम्हें ये दूसरा मौका नहीं देता। लेकिन अब मुझे भी लगता है कि सिस्टर इन लॉ की मौत इतनी सिंपल नहीं थी। इस बात से अब वांगजी की तरफ विंग शॉकिंगली देखने लगता है। इसका मतलब अब वांगजी को भी यकीन हो गया है कि वो हादसा सिर्फ मतलब एक तरह से यानली की डेथ सिर्फ एक हादसा नहीं थी। अब वांगजी विंग की आंखों में एकदम आंखें डाल के बोलता है, मैं तुम्हारे साथ यानली, या ये बोलो सिस्टर इन लॉ की मौत का सच जानना चाहता हूँ। मैं ये सब अपने लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उस मिंग्याओ को हारते हुए देखना चाहता हूँ। मरने से पहले उसने मुझे कहा था कि वो मुझे सच ना बता के मुझे हराना चाहता है। लांग वांगजी कभी हारता नहीं है। मैं ये मिंग्याओ को साबित करना चाहता हूँ। ये बोलता वांगजी जो विंग को अब उसकी बहन की मौत में भी हेल्प करेगा बोलकर चला जाता है, जिसे विंग शॉक में अब इस इंसान को जाते हुए देख रहा है। सच जानने के बाद भी ये उसे एक मौका दे रहा है। बच्चों का बहाना ही सही, पर एक मौका मिल रहा है विंग को। दूसरा, अब ये इंसान उसकी बहन का मौत का राज भी खोलने में उसका साथ दे रहा है। अब विंग को भी इस इंसान से कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अब विंग एज अ वी वुशियान यानली का सच सामने लाएगा अपने हस्बैंड लांग वांगजी के साथ। यही सोच के विंग स्माइल करता हुआ अपने फ़ोन को तुरंत बाहर निकाल लेता है, जहाँ पे चंचा काफ़ी देर पहले से कॉल कर रहा था, जिसके कारण विंग ने उसे म्यूट कर दिया था क्योंकि विंग को वांगजी से बात करनी थी। लेकिन अब वांगजी जा चुका है तो सीधा जंगचा को फ़ोन करता है और बोलता है, जांगचेन सुबह से पागल हो गए हो क्या? इतने कॉल पे कॉल, क्या इंपॉर्टेंट बात है? मदर और फादर सुबह से तुम्हारी जिनशी के पास में कार में बैठे हुए हैं, वो तुमसे और आयुन से मिलना चाहते हैं। विंग एकदम शॉक में बोलता है, क्या? मैं जानता हूँ विंग, तुम्हें शॉक लगा, लेकिन मदर और फादर को मैं रोक नहीं पाया। वो हर हालत में अब खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाए। तुम्हें गन लगी है ये बात सुन के ही वो पहले से शॉक में थे, और अब जब उन्हें पता चल गया है कि आयुन सीजे का बेटा है तो वो उससे भी मिलने के लिए बेताब है। प्लीज़ विंग, एक बार मदर और फादर से मिल लो। ये बोलता हुआ जंगचन फ़ोन पे कितना परेशान है, स्ट्रेस है, विंग महसूस कर सकता है। इसलिए विंग वहाँ से सीधा जिनशी ही पहुँचता है, जहाँ पे वो देखता है
सचमुच में जिनशी के थोड़ी सी दूर पे एक डार्क ब्लू कलर की मर्सिडीज खड़ी हुई है, जो विंग जानता है जियांग्स की ही है। इसलिए वो अब अपनी कार को बिल्कुल उस कार के पास लाके अब उस अपनी कार से निकल के सामने वाली कार में नॉक करता है, जिसे आप जेनफे में अपना कार का शीशा नीचे करते हैं। जो विंग इशारे में उनको अपने साथ आने के लिए ही बोलता है। वो लोग यहाँ से जिनशी तक पैदल जा रहे हैं, जो मुश्किल से कुछ ही 100 मीटर या 200 मीटर होगा। और अब वो दोनों यानी मैडम यू और जैन फैमिया जिनशी के मेन डोर के बाहर हैं। वहीं विंग उन दोनों की तरफ देख के इमोशनल होकर बोलता है, आयुन नहीं जानता। सीजे की उसकी मदर थी, उसे नहीं पता। आयुन के लिए उसके पेरेंट्स सिर्फ मैं और अंजा है। आप उसके सामने उसकी मदर की बात मत करना। वो बच्चा पहले से बहुत ट्रॉमेटाइज था। उसे पता चलेगा कि उसकी मदर मर चुकी हैं तो उसे और ज़्यादा हर्ट होगा। प्लीज़ उसके पास के बारे में कोई बात मत करना। ये बोलता हुआ विंग अभी भी आयुन की फिक्र कर रहा है। वही मैडम यू जोर से अपनी गर्दन हाँ में और तुरंत आगे बढ़ के जैन फैमिया उसके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं, थैंक यू विंग, थैंक यू। तुम हमारी फैमिली के बारे में हमेशा ही अच्छा सोचते थे। मैं ही तुम्हें अपनी लाइफ में लाने के बाद सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, पर तुमने छोटी उम्र से ही वो सब किया जो शायद मैं नहीं कर सकता था। अपनी फैमिली को प्यार देना, अपने खास लोगों को प्रोटेक्ट करना, जिन लोगों का कोई नहीं होता उनका अपना बनना। ये बोलते हुए जैन फैमिया जैसे विंग के हर डिसीजन में वो कितना प्राउड है फील कर रहे हैं। विंग अपनी पास्ट के बारे में ना सोचते हुए अब जिनशी के डोर को ना ओपन करता है, जहाँ बच्चे जो अभी नीचे खड़े थे वो विंग को देखकर स्माइल करने लगते हैं। आयुन जो सॉन्गलाइन के पास बैठ के अपनी कलरिंग बुक में कलर कर रहा था, वो भी ऊपर देखकर एकदम से सबसे पहले बच्चों के बीच में से बाबा बाबा करता हुआ दौड़ता हुआ विंग के पैरों को पकड़ लेता है। आयुन अब पहले जैसा डरा हुआ सहमा हुआ बच्चा नहीं रहा। उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आ गए। इतने बड़े हादसे के बाद भी वो मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसे पता है वो बैड अंकल को उसके फादर ने मार दिया होगा और अब वो बैड अंकल कभी भी उसके पास नहीं आएंगे, क्योंकि उसके पास तो सुपर हीरो यानी जिनके पास सुपर पावर है उसके बाबा हैं, यानी उसके सुपर हीरो लांगवांग जी और वी वुशान। बच्चों की नज़रों में तो उनके हीरो उनके पेरेंट्स ही होते हैं, और यहाँ तो आयुन के फादर ने उसे इतने बड़े विलन से बचाया, तो वो तो अब इनको देख के खुशी होना चाहता है। बच्चों का दिल ऐसा ही होता है, अपनों के पास आके वो जितनी जल्दी खुश हो जाते हैं, अपनों से दूर होकर उतनी ही जल्दी डर और घबरा भी जाते हैं। वहीं आयन जैसे ही विंग के पास आता है तो विंग बहुत प्यार से उसे गोदी में उठा के कहता है, अरे मेरे प्यारे आयन, इतना प्यार पापा पे। हमें आयन प्यार से विंग के छोटे छोटे हाथों से अपने मतलब गले में डालते हुए अपने फेस से विंग के फेस को हल्का सा रब और उसके गाल पे किस करता हुआ कहता है, क्योंकि मेरे बाबा वर्ल्ड के बेस्ट बाबा हैं। इस बात पे साइड में खड़े जैन फैमिया और मैडम इमोशनली इन दोनों को देख रहे हैं। यानली, ये तो छोटी यानली है। वही चेहरा, वही स्माइल, वही आंखें, ये तो जैसे वो अपनी यानली को दोबारा देख पाए हैं। उनकी वो यानली जो इन्हें अलविदा करके जा चुकी है, इनकी फर्स्ट चाइल्ड। पहले बच्चे से माँ बाप को बहुत सारे इमोशंस अटैच होते हैं। पहली बार वही बच्चा उन्हें मम्मी पापा बोलता है। अपने पहले बच्चे का पहली बार चलना, उसकी हर छोटी बड़ी याद हर पेरेंट्स को याद होती है। फर्स्ट चाइल्ड के साथ पेरेंट्स का एक अलग ही स्पेशल बॉन्ड होता है। तो यानली के साथ ही ऐसा जैन फैमिया और मैडम यू का बॉन्ड था। यानली के बचपन की हर छोटी बड़ी बात उनकी आंखों के सामने अभी बिल्कुल वैसी ही ताज़ा है। यानली का वो बचपन का चेहरा भी जो बिल्कुल आयुन जैसा है। मैडम यू तो अब खुद पे कंट्रोल ना करते हुए एकदम से आगे आके आयुन के फेस को टच करने लगते हैं। या आयुन घबरा के अब दोबारा से विंग से अटैच हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है ये स्ट्रेंजर कौन है। आयुन थोड़ा स्ट्रेंजर से डरता भी है ना, इसी कारण वो और ज़्यादा अब विंग के क्लोज आता। इससे पहले विंग प्यार से आयुन को मैडम यू और जैन फैमिया को दिखाते बोलते हैं, ये बाबा के पेरेंट्स हैं, ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं। जिस तरह मिस्टर लैन जो आपके चॉकलेट देने आते हैं वो लांगवांग जी बाबा के पेरेंट्स हैं, ऐसे ये मेरे पेरेंट्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स। ये बोलता हुआ अब विंग आयन को मैडम यू और जैन फैमिया से मिलवाता है। वही मैडम यू और जैन फैमिया और ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। उन्होंने तो कभी विंग को अपना चाइल्ड माना नहीं,
विंग उन्हें अपने पेरेंट्स करके इस बच्चे से इंट्रोड्यूस करवा रहा है। ये देख के जैन फैमिया तो और ज़्यादा गिल्ट में अपना सर नीचे कर लेते हैं। वही मैडम यू इमोशनली अब तुरंत आयन को अपनी गोद में लेकर उसे सीने से लगाते हुए कहती है, हाँ मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर हूँ, माई चाइल्ड, आई एम सॉरी, मैं तुमसे बहुत लेट मिलने आई ना, मुझे तो उसी दिन तुमसे मिलने आ जाना चाहिए था जिस दिन तुम इस दुनिया में आए थे। आई एम सॉरी मेरे बच्चा, ग्रैंड मदर तुमसे लेट मिली तो तुमने बहुत सफ़र किया। मैडम जी बहुत धीरे से बोल रही हैं ताकि आयन उनकी आधी बात समझ ना पाए। वहीं आयन को पता नहीं क्यों इस लेडी की वार्मनेस बहुत अच्छी लग रही है, जैसे एक बार में उसे वो अच्छी लगी, इसलिए वो भी तुरंत उनको हक को उल्टा हक बैक कर लेता है, यानी उन्हें वापस गले लगाने लगता है। इससे मैडम यू बहुत इमोशनल हो जाती है। मैडम यू इमोशनली जैन फैमिया को देखे कहते हैं, अरे तुम खाली हाथ क्यों आए, जाओ कार से वो सारे गिफ्ट लेके आओ जो हम इन सब बच्चों के लिए, हमारे प्यारे से ग्रैंडसन आयन के लिए लाए। आयन क्या तुम्हें लोटस रूट सूप पसंद है? तुम्हें पता है तो मेरे सारे बच्चों को वो बहुत पसंद था, तुम्हें भी ज़रूर अच्छा लगेगा। आज ग्रैंड मदर ने तुम्हारे लिए और तुम्हारे पापा के लिए अपने हाथों से बनाया था। ये बोलते हुए मैडम यू जैन फैमिया को अब कार से सारा सामान लाने के लिए भेज देती है। वही वो ड्राइवर जो इन लोगों के साथ वहाँ आया था, जैन फैमिया उसे इशारे में जाके सामान लाने के लिए बोलते हैं। अब थोड़े टाइम में बहुत सारे गिफ्ट के साथ ड्राइवर आता है, सारे गिफ्ट बच्चों में बांट रहे हैं जैन फैमिया और मैडम यू अपने हाथों से वो सूप जो बना के लाई हैं वो आयन को खिला रही हैं। पहला बॉल उन्होंने विंग को दिया और दूसरा बॉल वो आयन को खिला रही हैं। वही विंग भी इतने दिन बाद लोटस रूट सूप पीकर बहुत खुश है और प्यार से वो पी रहा है और मैडम यू और आयन को देख रहा है, जिसे अब जैन फैमिया ने भी ज्वाइन कर लिया। जैन फैमिया आयन को ले जो स्पेशली टॉयज लाए थे वो सब उसे दिखा रहे हैं, यहाँ तक कि जो चीज़ें यानली को पसंद है, जैसे यानली को प्रॉपर स्ट्रॉबेरी केक पसंद था, यानली को जो खाने में चीज़ें पसंद है वो भी अब आयन से पूछ रहे हैं। वहीं आयन को भी स्ट्रॉबेरी केक अच्छा लगता है। जब ये बात सुनती है मैडम यू तो मैडम यू और ज़्यादा इमोशनल होकर आयन को देख रही है, जैसे वो यानली का प्यार अब इस आयन को देना चाहती हैं। पूरा दिन आज मैडम यू और जैन फैमिया यहीं जिनशी में बिताते हैं। वो पूरा दिन आयन और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मैडम ये तो स्पेशली पूरा आयन के साथ, जैन फैमिया बाकी बच्चे आयन सबके साथ, बाकी बच्चे भी इन दो लोगों से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। सॉन्गलेन और शाओ शिनचैन समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी अभी मिले ये ग्रैंड पेरेंट्स आयन को इतना प्यार क्यों कर रहे हैं, जिन्हें भी शायद बताना भी सच नहीं चाहता। वहीं मैडम यू आज बहुत इमोशनल होके बहुत दिन बाद रेस्ट से घर पे जाके सोती हैं। जिस दिन से उनकी बेटी मरी थी वो अंदर से बहुत टूट गई थी। वो ना ठीक से खाती थी और ना ही सोती थी। कई बार वो रात भर जगी रहती थी और यानली की फ़ोटो को देखकर रोती रहती थी। लेकिन आज यानली के आयन से मिलके उन्हें अच्छी नींद आई। वो बच्चा सेफ़ है। इस बच्चे को शायद उसकी बेटी मरने से पहले सेफ ही करने के लिए उनके बेटे से बोल के गई थी। जंगचा ने को भी मैडम यू और जैन फैमिली सब कुछ बताते हैं। वो बहुत सारी वीडियोस जो आयन की बना के लाए हैं वो दिखाते भी हैं। जो जंक्शन भी खुश होके वो वीडियोस देख रहे हैं। जंक्शन अपने पेरेंट्स की तरह जिनशी जाने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि वो लेंस से बहुत नफरत भी करता है और जो कुछ उसने वांगजी को बोला था वो भी एक कारण है। वहीं वांगजी रात में जब वापस आता है तो भी उसका वेट कर रहा था और स्माइल करके कहता है, लंजा तुम्हें पता है आज का दिन बच्चों ने कितना एंजॉय किया। आज मैडम यू और जैन फैमिया आयन और बच्चों से मिलने आए थे। मैंने तुम्हें इन्फॉर्म किया था, मैसेज डाला था, पर तुमने रिस्पॉन्स नहीं किया। नहीं, थोड़ा सा परेशान होते बोलते, इसलिए वांगजी एकदम सीरियस वॉइस में बोलता है, क्योंकि मुझे लगा था उसका मेरा रिस्पॉन्स करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रंजा मैं भी जब तक मेरे और तुम्हारे बीच की ये अजीब सी सिचुएशन है तब तक मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए रात में वेट ना करा करो। प्लीज़ भी मुझे भी कुछ टाइम दो। ये बोलकर वांगजी अपने रूम में आके लेट जाता है। वी कुछ ना बोलकर अब वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। आज का दिन ऐसे ही ख़त्म होता है। वहीं दूसरी तरफ मैडम लैन बहुत परेशान है, क्योंकि उन्हें भी ये खबर पहुंच चुकी है कि वांगजी अपनी तरफ से अब पुराने राज खोलने पे आ चुका है, जो मतलब एक तरीके से आयन के बर्थ का सच
यांगचा को थ्रू डायरी पता चला है, वो अब वांग जी को भी काफ़ी हद तक पता चल गया है। इसलिए वांग जी अब सुबह सुबह विंग को अपने साथ लेकर एक जगह जा रहा है। वहीं मैडम लैन को ये खबर पहुंच चुकी है कि कहीं ना कहीं अब वांग जी की मदद चिरैन भी कर रहे हैं। वांग जी विंग को चिरैन के पास ही लेकर पहुंचता है और चिरैन को वो ना तो एक तरह से इन्फॉर्मेशन जो विंग के थ्रू वांग जी तक पहुंची है, यानी किस तरह से यानली और जिनजुशान का एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप था, कैसे आयन की बर्थ हुआ वो भी जिनजुशान के फ्लैट पे, ये सब बातें पता चलती है। वहीं चिरैन ये सुनते ही एकदम से आप वांग जी और विंग को देख के बोलते हैं, तो मैं जो सोच रहा था वो सच था। अब विंग शॉक में चिरैन को देखता है और बोलता है, आपको क्या पता है अंकल? वांग जी ने मुझे आधे रास्ते में बताया कि आप मेरा राज भी बहुत पहले से जानते थे। अब हम सब लोग अलग अलग एक ही चीज़ ढूंढ रहे हैं, उससे अच्छा है हम सब लोग एक साथ होके क्यों ना सच को ढूंढें। आप मुझे बता सकते हैं जो आपको पता है, जैसे मैंने वो सब बताया जो मुझे पता था। इस बात पे अब चिरैन वांग जी और विंग को देखते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि जिस लेडी ने आयन को बर्थ दिया था, मैं उस लेडी से कुछ समय पहले मिला था। अब अचानक से सब लोग शौक में चिरैन को देख रहे हैं। वो मेड जो एक टाइम पे जिन फैमिली के लिए काम करती थी, जिसने उस रात में याली की मदद करी थी आयन के बर्थ के टाइम पे, वो मेड मेरे पास कुछ समय पहले आई थी। ये बात सुनते ही आप विंग और वांग जी एक दूसरे को शौक में देखते हैं। आप उसे जानते हैं? आप एकदम से विंग थोड़ा सा जल्दबाजी में बोलते हैं। इस बात पे चिरैन तुरंत बोलते हैं, मैं उसके नहीं जानता, वो मेरे पास पैसों के लिए आई थी। जब याली और शिचैन की शादी हुई थी, उसके कुछ महीने बाद वो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्स लेकर आई थी। यहाँ तक कि उसने मुझे ये भी बताया था कि याली का एक और बेटा है। मुझे उसका नाम नहीं पता था, पर मैंने लैन फैमिली का सच छुपाने के लिए, याली के उस बेटे का सच छुपाने के लिए उसे खूब सारे पैसे दिए थे। मुझे ये भी नहीं पता था वो बच्चा जिंदा है या मर गया है। उस औरत ने मुझे सिर्फ इतना ही बताया था कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो ये बात सब जगह फैला देगी कि लैन फैमिली की डॉटर इन लॉ ऑलरेडी किसी और के बच्चे की पहले माँ बन चुकी है। मैंने सिर्फ अपनी लैन फैमिली का राज छुपाने के लिए, गुडविल बचाने के लिए उसे पैसे दे दिए थे। तो उसके बाद क्या? उसके बाद मैंने काफ़ी साल तक उस औरत को ढूंढने की कोशिश की, पर मुझे वो नहीं मिली। बस इतना ही पता चला कि उसका नाम किंशु था। ये बात सुनते ही वांग जी और विंग एक दूसरे को देखने लगते हैं। विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए कहता है, हर तरीके से जो भी इस इंसान है वो हम लोगों को बर्बाद करने के पीछे है। उसने आपके पास पैसों के लिए आकर ये बात साबित कर दी कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसने पहले भी पैसों के लिए मेरी सीजे और जिनजुशान से झूठ बोला था कि उनका बच्चा मर गया है, और उसने फिर पैसों के लिए आपको टारगेट किया। आप चिंता मत कीजिए, आपको अगर उस किंशु के बारे में कुछ नहीं पता चला तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। मैं अभी वेंचिंग से बात करता हूँ। ये बोलकर वांग जी को इग्नोर करता हुआ विंग तुरंत फ़ोन उठा के वेंचिंग को बात करने के लिए बाहर चला जाता है। इस बात पे आप चिरैन वांग जी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मैंने तुमसे भी ये बात छुपाई थी और शायद पूरी फैमिली से भी, पर मुझे नहीं पता याली को मरने से पहले ये बात कैसे पता चली थी, क्योंकि मरने से कुछ समय पहले याली ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं उसे एक बच्चे को ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। मैं उस समय समझ नहीं पाया था वो किस बच्चे की बात कर रही है, पर मेरे ख्याल से वो आयन को ही ढूंढना चाहती थी। ये बोलते हुए आप चिरैन वांग जी को एक और हिंट दे देते हैं। वांग जी शायद समझ चुका है, इसका मतलब मीन की तरह थोड़े समय बाद याली को भी पता चल गया होगा कि उसका एक बच्चा है। कहीं ना कहीं आप वांग जी और चिरैन और बात करते
तुरंत विंग रूम में एंट्री करता है और बोलता है, मुझे उसके बारे में पता चल गया। इस पर चिरैन शॉक में विंग की तरफ देख रहे हैं। विंग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, अब चिरैन को पता चल गया, क्योंकि जो काम उसके आदमी और उसके इतने पहुँचे हुए लोग डिटेक्टिव नहीं कर पाए, वो विंग की टीम ने कुछ ही पल में कर दिया। अब विंग सीरियस वॉइस में वांग जी को देख के बोलता है, रंजा, मैं इसी वक्त बियॉन्ड माउंटेन जा रहा हूँ। मुझे पता चला है वो लेडी बियॉन्ड माउंटेन में ही रहती है, तुम बच्चों का ध्यान रखना। ये बोल के विंग वहाँ से जाता, उससे पहले वांग जी तुरंत खड़ा होकर विंग का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। ये राज सिर्फ तुम्हारी सीजे का नहीं, मेरी सिस्टर इन लॉ का भी है, और मैं भी अपनी सिस्टर इन लॉ के पीछे जो भी था या जो भी इसकी मौत का कारण था वो पता करना चाहता हूँ। ये बोलता हुआ अब वांग जी भी विंग के साथ इन लोगों के जाते ही अब चिरैन एक फाइल अपनी ड्रॉअर से निकाल के उसे अपने टेबल पर रखते हुए मन में बोल रहे हैं, आई एम सॉरी यानली, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया था, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था। काश मुझे पहले पता होता कि खतरा इतना बड़ा है, तो मैं तुम्हारी बात को समझने की कोशिश करता। लेकिन अब मैं होप करता हूँ कि वांग जी और विंग तुम्हें इंसाफ दिलवाएं। मुझे जितना पता था मैंने उन दोनों को बता दिया। मेरी इतनी मदद शायद तुम्हें तुम्हारा इंसाफ दिलवा पाए। ये बोलते हुए अब चिरैन उस फाइल में से याली की कुछ फ़ोटोज़ और फैमिली फ़ोटोज़ को देख रहे हैं। उन्हें सचमुच में बहुत बुरा लगा था याली की मौत के बाद। मिस्टर लैन और चिरैन वो दोनों याली को एज अ डॉटर ही ट्रीट करते थे, और उन्हें भी याली की मौत का आज फ़र्क तो पड़ा था। अब भी जब भी वो जिंगी को देखते हैं तो उन्हें लगता है जिंगी ने एक बहुत स्पेशल चीज़ अपनी लाइफ में गंवा दी, उसकी मदर। ये सब लोग उसे खुशियाँ तो दे सकते हैं, महंगे टॉयज़ दे सकते हैं, पर एक माँ का प्यार तो नहीं दे सकते ना। इसलिए वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं सच जो भी हो वो सामने आ जाए, जो भी गुनहगार हो उसे पकड़ा जाए। अगर ये एक्सीडेंट था तब भी क्या याली आखिरी मोमेंट तक जो बात सोच के परेशान थी वो बात सामने आ जाए। आप चिरैन तो अपने काम में लग गए, पर वहीं दूसरी तरफ विंग और वांग जी अपनी कार से बियॉन्ड माउंटेन के लिए निकल चुके हैं। विंग पूरे रास्ते में अपनी ही सोच में गुम है, वहीं वांग जी भी अपनी सोच में गुम है। ये दोनों एक दूसरे से बात ना करके अब कब बियॉन्ड माउंटेन पहुंच गए इन्हें पता ही नहीं चलता है। गुसू सिटी से बियॉन्ड माउंटेन काफ़ी दूर था, इसलिए जब वो यहाँ पहुँचते हैं तो करीबन रात हो जाती है। रात में ही वो बिना मौका गवाए आप एक बियॉन्ड माउंटेन की फॉरेस्ट एरिया के पास बना हुआ एक बड़ा सा लग्जरी हाउस के पास पहुंच जाते हैं। शायद इस औरत ने काफ़ी पैसे जोड़े हैं, तभी सबसे अलग वो यहाँ एक लग्जरी लाइफ बिता रही है। उसके पास अच्छा बैंक बैलेंस है, एक बड़ा घर है, और सबसे दूर एक शांत जिंदगी। गलत काम कर करके पैसे जोड़कर जो भी ये शांत जिंदगी बिताने की ये औरत कोशिश कर रही है, सादा दिन नहीं बिता पाएगी, क्योंकि अब इसके पास विंग और वांग जी पहुँच चुके हैं। वांग जी सबसे पहले डोर नॉक करता है, इस पे एक मिडिल एज वुमेन डोर ओपन करती है, और वो घूर घूर के इन दोनों को देख के बोलती है, आप कौन? इस बात पे अब वांग जी सीरियस वॉइस में बोलते हैं, किंशु, हमें किंशु से मिलना है। वो औरत अब वांग जी और विंग को देख के बोलती है, मैं आपको नहीं जानती, आपको मुझसे मिलना है। इस बात पे विंग और वांग जी समझ गए यही किंशु है। वहीं वो औरत शौक में विंग और वांग जी को देख ही रही थी, तब अचानक से विंग अपने ऊपर कंट्रोल ना करते हुए अपनी पॉकेट से एक गन निकाल के सीधा उसके सर पे रख के बोलता है, हाँ तो फिर हमें तुमसे ही बात करनी है। जैसे वो औरत जो अभी बिल्कुल शांत थी वो थर थर काँपने लगती है और इधर उधर देखने लगती है। उसके वो दो गार्ड जो उसके गेट के पास रहते हैं आज वो भी नहीं है। ऑब्वियसली विंग और वांग जी उन्हें रहने थोड़ी देंगे। विंग और वांग जी के साथ जो उनके गार्ड आए थे उन्होंने इस एरिया को चारों तरफ से घेर लिया है। वांग जी और विंग किंशु को अंदर घर में एंट्री करते हुए सीधा घर का डोर बंद कर देते हैं। और वहीं किंशु ठर ठर काँप के अपने घुटनों के बल बैठ के बोलते, कौन हो तुम और मेरे पास क्यों आए हो? अगर तुम मुझे लूटने आए हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी, ये सब मेरा है, मेरी मेहनत की कमाई, तुम मुझसे लूट नहीं सकते हो। इस बात पे अब विंग को इतना गुस्सा आता है कि विंग गुस्से में उस औरत के सर पे और गन पॉइंट करते हुए कहता है, मेहनत की कमाई या लोगों को ब्लैकमेल करना, उनके बच्चों को
झूठ बोल के उनसे चुरा के ले जाने की कमाई। इस बात पे कंशु शॉक में इन दोनों को देख रही है और बोले, कौन हो तुम? तुम्हारी मौत परख कर तुम सरवाइव करना चाहती हो तो अब तुम एक एक करके सारी बातें बताओगी। तुम्हें अच्छे से पता है हम यहाँ तुम तक पहुँच चुके हैं तो तुम्हें छोड़ने वाले तो हम हैं नहीं। तुम्हें मौका दे रहे हैं, जिंदा रहना चाहती हो तो अब सब सच बोलो। गुस्से में अब वांगजी बोलता है। किंशु घबराते हुए इन दोनों को देखती है और बोलती है, क्या जानना है तुम्हें? मैं क्या छुपाऊंगी तुमसे? प्लीज मुझे जिंदा रहने दो, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। गुड, हमें भी तुम्हें मानने का कोई शौक नहीं है। सबसे पहले तो तुम ये बताओ, तुम किसके लिए काम करती हो? क्यों झूठ बोला तुमने मेरी सीजे से? क्यों तुमने जिन जुशान और याली के बच्चे को उनसे दूर किया? ये बोलता हुआ और विंग गुस्से में बिल्कुल लाल है। वहीं अब औरत घबराते हुए विंग को देख रही है। सीजे यानी ये याली का भाई है? याली का भाई उस तक पहुंच चुका है तो उसकी मौत तो तय है, इसलिए वो अपना सर जोर से मतलब एक तरह से जमीन पे मारते हुए, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बहन के साथ वो सब नहीं करना चाहती थी, पर मेरी मजबूरी थी। मजबूरी थी या लालच था? तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं है। यहाँ आने से पहले मैंने तुम्हारा सब राज पता कर लिया है। तुम एक लालची औरत हो, कम उम्र से कैसे तुम पैसा कमा सकती हो उसका तरीका ढूंढती थी। एक अच्छी ज़िंदगी से ज़्यादा तुमने गलत काम करके ज़िंदगी जीने की कोशिश की। कम उम्र में तुम लोगों की मिस्ट्रेस बन के पैसे कमाती थी, पर जब तुम 2-3 बार उन लोगों से जो चाहती थी वो नहीं मिल पाया तो तुमने गलत काम में करना भी शुरू कर दिया। तुम मेड बनकर मेरी सीजे के घर पर उनके साथ गलत करने ही आई थी। सच बोलोगी या मैं सच बोलकर तुम्हारी और राज खोलूं? ये बोलता हुआ अब विंग घूर के किंशु को वो देख रहा है। अब किंशु घबराते हुए सच बोलना शुरू करती है। हाँ, वो पैसे के लिए कुछ भी करती थी, इसी कारण जब उसके पास मिंग्याओ आया तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। मिंग्याओ ने उसे पैसे दिए थे कि वो उस बच्चे को यानी जिन जुशान और यानी के बच्चे को कभी भी वो इस दुनिया में आए कहीं तक पता ना करने दे। उसे पैसे दिए थे कि उन दोनों को झूठ बोले कि उनका बच्चा मर गया है। किंशु हर कुछ जो भी याली के घर पे होता था उसकी खबर मिंग्याओ तक देती थी। जब किंशु ने बताया कि याली किसी बच्चे को बर्थ देने वाली है तो मिंग्याओ ने उसे आइडिया दिया कि उस बच्चे को वो मर गया है, ये बात उन दोनों को बोले और उस बच्चे को उसे ला के दे दे। मिंग्याओ कभी नहीं चाहता था कि मतलब गौनशान को पता चले कि उसके बेटे ने किसी को जन्म दिया है, यानी उसकी लाइफ में ग्रैंडसन आ चुका है। वो जानता था जिन गौनशान ग्रैंडसन के चक्कर में जिन जुशान को अपना हायर बना देगा। अपने ग्रैंडसन के बर्थ के बारे में सुनते ही वो जिन जुशान को वापस जिन कॉर्पोरेशन में और जिन मेंशन में ले आएगा। इसलिए उसने अब किंशु के साथ मिलके जिन जुशान के बच्चा मर गया है यही बात सबके सामने बोली और उस बच्चे को अपने पास रख लिया। वहीं किंशु जैसा मिंग्याओ ने कहा वैसा ही करती रही। शुरुआत में उसने झूठ भी बोला और कई साल तक उस बच्चे को अपने पास ही रख के पाला भी। मिंग्याओ तो जब तक वो बच्चा तो 2.5 साल का नहीं हो गया तब तक किंशु को अपने पास ही रखता है, लेकिन उसके बाद पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है कि वो किंशु को वहाँ से भेज देता है पैसे लेकर। किंशु उतने पैसे में खुश नहीं थी, लेकिन अब मिंग्याओ को किसी चीज़ का डर नहीं था क्योंकि अब ना ही जिन गौनशान जिंदा था और ना ही जिन जुशान, दोनों मर चुके थे। और अब किंशु किसी को उसका सच बता भी देगी तो क्या होगा। लेकिन किंशु के दिमाग में तुरंत यानी शादीशुदा जिस फैमिली में गई है उस फैमिली तक पहुंचने की पाई और वो चिरैन से मिली। उससे खूब सारा पैसा लिया, जितना मिंग्याओ ने उसे दिया उससे कहीं ज़्यादा, और अपनी एक नई ज़िंदगी बिताने यहाँ आ गई। इस बात पे अब विंग को बहुत गुस्सा आता है और वो खींच के किंशु को थप्पड़ मारता है और बोलता है, तुमने पैसों के लिए एक बच्चे को उसकी माँ से दूर किया, तुमने पैसों के लिए मेरी सीजे से उनका बच्चा छीन लिया। तुम जैसी औरत को तो जीने का कोई राइट नहीं है, मैं तुम्हें अभी मार देता हूँ। और ये बोलकर विंग तुरंत अपनी गन को
लोड करके दोबारा किंशु के सर पे रख के चलाता, उससे पहले ही वांग जी उसका हाथ ऊपर कर कहता है, रुक जाओ विंग, ये हमारे बहुत काम आ सकती है। हम इसके थ्रू अब उस रियल कल्प्रेट को पकड़ेंगे। इसे सिर्फ इतना पता है कि मिंग्याओ ही इन चीज़ों के पीछे था, लेकिन मिंग्याओ मेरी आंखों के आगे मरा था और उसने मुझे बोला था कि मुझे अभी पूरा सच नहीं पता। तो हम क्या करेंगे लंजा, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं? अब ये बात विंग थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है, लेकिन वांग जी विंग को इग्नोर करता हुआ किंशु के बिल्कुल सामने घुटनों के बल जहाँ किंशु बैठी है झुकता हुआ बोलता है, तुम ये तो जानती हो कि लैंड फैमिली में कैसे घुसना है और कैसे लोगों को ब्लैकमेल करना है। दोबारा से तुम वही काम करोगी। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो तुम अब ये ब्लैकमेल लैंड फैमिली के बाकी मेंबर्स को भी करोगी, मिस्टर लैंड, और मेरे ब्रदर लान शिचैन को भी। वहीं वहीं शॉक में वांग जी को देख रहा है कि वांग जी करना क्या चाहता है। वहीं किंशु शॉक में वांग जी को देख के कहती है, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? मैं जो तुमसे करवाना चाहता हूँ मैं तुम्हें बता चुका हूँ, अब तुम्हें वही करना है। और ये बोलते हुए अब वांग जी इशारे में अपने गार्ड को किंशु को ले जाने के लिए बोलता है। अब वांग जी की तरफ विंग देख के शॉक में बोलता है, लंजा तुम करना क्या चाहते हो? अब वांग जी विंग की तरफ देख के बोलते हैं, विंग मैं ये चीज़ तो समझ चुका हूँ कि जिन फैमिली में कोई भी नहीं बचा है, जिन गॉनशान के मरने के बाद सिर्फ मिंग्याओ था और मिंग्याओ अब इस दुनिया में नहीं है, उसके हिसाब से किसी और का यानी कि डेथ में इन्वॉल्व होना जिन साइड से तो नहीं होगा, जो असली में यानी कि मौत का राज खोल सकता है वो लैंड फैमिली से ही कनेक्टेड है। आज मुझे भी लग रहा है कि शायद मेरी फैमिली बहुत राज अपने अंदर छुपाई बैठी है। ये बात सुनते ही विंग शॉक में अपने वांग जी को देख रहा है। क्या वांग जी अपनी ही फैमिली के खिलाफ जाना चाहता है? यानी के लिए विंग जिस इंसान के को अभी तक अपना मतलब एक तरह से राज नहीं बता रहा था, अब उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि उसने लंजा से शुरुआत में ही ये बातें क्यों नहीं करी। लंजा कोई दोषी नहीं है, लंजा तो सच सामने लाने के लिए अपनी फैमिली के अगेंस्ट तक भी जा सकता है। वो एक अच्छा इंसान है, विंग को महसूस हो रहा है। और विंग इमोशनल होकर बोल रहा है, आई एम सॉरी लंजा, मैंने तुमसे ये बात शुरू में डिस्कस नहीं की, काश मैं तुम्हें पहले बताता तो तुम मेरा साथ तब भी देते। अब मुझे महसूस हो रहा है। इस बात पे वांग जी विंग की साइड देख के बोलते हैं, जब तक पूरा राज सामने नहीं आता अपनी सॉरी और अपनी बाकी बातें अपने पास रखो। और गुस्से में वहाँ से निकल जाता है, जैसे अपनी मुट्ठी भेजता हुआ और थोड़ा सा बच्चों वाली तरह फेस बनाते हुए कहते हैं, लंजा तुम्हें कितना गुस्सा आता है ना, पर कोई नहीं, थोड़े दिन में मैं तुम्हारा गुस्सा भी तुमसे दूर कर दूंगा। ये बोल के लंजा करते हुए विंग अब वांग जी के पीछे ही दौड़ पड़ता है। वो विंग जो पूरे रास्ते अब तक चुप बैठ के आया था, वो यहाँ से वापस जाते हुए वांग जी का सर खा जाता है। लंजा करके उसे फालतू में बहुत सारी फ्लर्टिंग बातें करता है, उसकी अटेंशन अपनी सर करने की कोशिश करने लगता है, जिससे विंग को गुस्से में घुरता हुआ वांग जी बार बार कुछ बोल नहीं रहे, पर उसे अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है विंग का इस तरीके से उसकी अटेंशन अपनी साइड खींचने की कोशिश करना। कहीं ना कहीं वांग जी को अच्छा लगता है जब विंग उसे इस तरीके से फ्लर्ट करता है, उसके प्यार का खुलेआम इजहार करता है। ड्राइवर की भी कान लाल हो गए विंग की शेमलेस बातें सुनता हुआ। मो की तरह, लंजा हम शादी के बाद पहली बार कहीं बाहर जाते तो हनीमून पे जाते ना, देखो हम कहाँ हैं, इस ब्यूरल माउंटेन के अंदर। काश तो मुझे पेरिस, लंदन या कहीं स्विट्जरलैंड लेके जाते जहाँ हम पूरा दिन रोमांस करते। मैं तो तुम्हें होटल से बाहर ही नहीं जाने देता। वैसे क्या फ़ायदा होता अगर हम बाहर भी जाते, क्योंकि रहना तो हमें होटल में ही होता। ये सारी बकवास कर रहा है जिससे वांग जी विंग को विंग घूर रहा है, कभी शेमलेस बोल रहा है, पर विंग रुकने वाला थोड़ी है इस बात पे। अब वांग जी अपना सर पकड़ लेता है और फाइनली ये लोग आधी रात में जिंशी पहुँचते हैं। नीचे लौट के आज विंग वांग जी को उसके रूम में ना जाने के लिए, जब वो मतलब फ्रेश होकर अपने रूम में जाता है उससे पहले उसको पकड़ के लंजा, पर तुम्हें पता है आज मैंने इतनी ट्रैवलिंग की तो मेरे चेस्ट में हल्का सा दर्द हो रहा है, यहाँ पे वो लगी थी ना बुलेट वहाँ पे, तुम आज मेरे पास रुक जाओ ताकि अगर मुझे रात में कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे देख सको, प्लीज़ लंजा रुक जाओ करके विंग बहुत प्यार से
फेस बना के वांगजी से रिक्वेस्ट करता है। कहना चाहते हुए वांगजी वहाँ रुक जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांगजी ने जैसा सोचा था अगले दिन वही सब कुछ स्टार्ट हो गया है। विंग ने कैसे मिंग्याओ ने ही यानली के बच्चे के मरने की बात छुपाई थी और कैसे मिंग्याओ चांद के बच्चे का सच छुपाना चाहता था ताकि उसे जिन फैमिली का सारा पैसा मिल सके। वो जिन फैमिली का मतलब बिजनेस और सारा पैसा अपने अंडर ही रखना चाहता था। कहीं ना कहीं जिनजुशान की मौत के पीछे कहीं आप कोई और नहीं बल्कि मिंग्याओ ही था। ये भी सबको लग रहा है कि कुछ टाइम बाद सबको पता चल गया था कि जिनजुशान की डेथ हो गई है, क्योंकि जिनजुशान कभी मिला ही नहीं किसी को दोबारा। वहीं अब ये बात जब सबको पता चलती है यानी जंग चाम, मैडम यू और जैन फैमिया, तो उन्हें बहुत दुख और बहुत बुरा भी लगता है। उन्हें दुख होता है कि कैसे किसी और की चाल का शिकार उनकी बेटी और वो छोटा सा आयन बना। जिन फैमिली का पैसा चाहिए था मिंग्याओ को, लेकिन उसने मिपेन यानली एक मदर से उसका बच्चा दूर करके मतलब लिया। यानली और अब आयन के बारे में सोच के मैडम यू तो बहुत ज़्यादा परेशान है। काश वो अपने बच्चों का और ज़्यादा ध्यान रखती तो ये सब ना होता, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग और वांगजी जैसा सोच रहे थे वैसे ही किंशु की मतलब थ्रू उसके फ़ोन के थ्रू उसकी आवाज़ के थ्रू और अब उन लोगों को कॉल्स जानी शुरू हो गई है। कैसे तो ये कॉल पहले लान शिचैन को पहुंची थी, जिसमें शिचैन भी किंशु से मिलने के लिए अग्री हो गए, और दूसरी कॉल मिस्टर लैन को पहुंची जो दूसरी साइड से पर्सन मिलने के लिए अग्री हो गया। वांगजी और विंग हैरान हैं कि दोनों ही किंशु से मिलने आ गए हैं। अब वो लोकेशन जहाँ वांगजी और विंग ने डिसाइड किया है किंशु के थ्रू उस इंसान को पकड़ने का, वहाँ पे चारों तरफ से उसे मतलब अब सीसीटीवी के थ्रू अपने गार्ड्स के थ्रू कवर करके अब किंशु को नाटक करने के लिए वहाँ पहुँचा दिया गया है। किंशु एक बड़ी सी टेबल पे बैठी हुई है, ऐसा लग रहा है, पर असलियत में वो बहुत घबराई हुई है क्योंकि उसके पैरों को ऊपर से तो उसके हाथ खुले हुए हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन टेबल के नीचे उसके दोनों पैरों को मतलब बांधा हुआ है ताकि वो कहीं भाग ना सके। और उसे ये भी पता है कि चारों तरफ से गार्ड ने उसे घेर रखा है। वहीं कैमरे पे के पीछे यानी इस जगह को सीसीटीवी ने घेर रखा है, तो लैपटॉप का जिस इस कैमरे से अटैच लैपटॉप है उसके पीछे मैडम यू, जैन फेमिया, जंचा, वेंचिंग हैं लैन चिरन के साथ। वहीं गार्ड्स के बीच में वांगजी और विंग हैं जो सब लोग अब वेट कर रहे हैं कि यहाँ पहले कौन पहुँचता है। और सबसे पहले यहाँ पहुँचती हैं मैडम लैन। ये देखकर वांगजी और विंग थोड़ा शॉक होते हैं क्योंकि उनके प्लान में मैडम लैन कहीं नहीं थी। उनके प्लान में तो मिस्टर लैन और लान शिचैन ही थे, तो अचानक से मैडम लैन यहाँ कैसे, वो दोनों शॉक में देख रहे हैं। वहीं मैडम लैन गुस्से में किंशु को देखते हुए एक बड़े से बैग को जो लेके आई है उस बैग को टेबल पर फेंक के कहती है, तुमने मेरे हस्बैंड को कॉल किया, शुक्र है भगवान का वो कॉल मैंने रिसीव कर लिया था। तो और अब तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मुझे और मेरे बेटे को अलग अलग ब्लैकमेल करके पैसे कमाओगी? किंशु, पहले भी तुम हमारी फैमिली में आई थी और अच्छा खासा पैसा लेके जा चुकी थी। मैंने तुम्हें तब चांस दिया था कि तुम अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता सको, इसलिए मैंने चिरन के लोगों तक तुम्हें पहुंचने नहीं दिया था। इनडायरेक्टली मैंने तुम्हारी मदद की थी, लेकिन अब मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मारने आई हूँ। और ये बोलकर मैडम लैन तुरंत अपनी गन किंशु की तरफ उठा देती हैं, जिसे देखकर वांगजी और विंग शॉक, उन्हें यकीन नहीं हो रहा। मैडम लैन इन सब के पीछे है। मैडम लैन पहले भी किंशु को सच जानती थी, उन्होंने ही चिरन को किंशु तक पहुंचने नहीं दिया था। ये बात सोचते वांगजी और विंग शॉक में ये देख रहे हैं। वहीं किंशु थोड़ा शॉक में बोलती, तुमने मेरी मदद कब करी? मैं तो तुम्हें नहीं जानती, और तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? इस बात पे अब मैडम लैन उस गन को लोड करते हुए किंशु की तरफ देख के कहती है, तुम मुझे नहीं जानती, पर मैं तुम्हें, मिंग्याओ को और उस जिनजुशान की मौत को सबको जानती हूँ। मुझे सब कुछ सच पता है। मैंने तुम्हारे सामने कभी नहीं आया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की थी, और आज मुझे लग रहा है कि वो मेरी गलती थी।
मैं किसी को अपने हाथों से नहीं मारना चाहती थी, लेकिन अब मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ सकती क्योंकि तुम बहुत खतरनाक हो चुकी हो। अगर ये फ़ोन मेरे हस्बैंड ने उठा लिया होता तो शायद मेरी फैमिली बर्बाद हो चुकी होती और अब मैं तुम्हें बर्बाद करूँगी। ये बोल के जैसे ही मैडम ने गन शॉट चलाती, उससे पहले एक गन उनके हाथ पे चला दिया है, जो कोई और नहीं बल्कि वांगजी ने चलाई है। वांगजी जो कभी अपनी मदर पे गन चला भी सकता था, उसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था क्योंकि मैडम लैन बहुत गुस्से में थी और वो ऑलमोस्ट गन चला चुकी थी। वो तो सही टाइम पे वांगजी की ने गन शॉट चला दी, जिसके कारण मैडम लैन के हाथ से वो गन दूर चली गई और मैडम लैन के हाथ से खूब सारा खून निकल रहा है और शॉक में देख रही है ये गन कहाँ से चली। जहाँ आप लोगों के साथ वांगजी और विंग बाहर आते हैं, ये देख के मैडम लैन पूरी तरीके से पसीना पसीना हो जाती है। बोलती वांगजी तुम, जिसे अब वांगजी शौक में अपनी मदर को देखता है और बोलता है मदर आप इन सब चीज़ों के पीछे थी। आपने इतनी बड़ा राज हम सबसे छुपाया। क्या आप जानती थी कि आयन सिस्टर लॉ का बेटा है? इसी कारण शायद आप उस दिन आयन को हमारे अडॉप्शन की प्रोसेस की वजह से नाराज़ हो गई थी। इस बात पे अब मैडम लैन गुस्से में वांगजी को देख के कहती है और तुम भी पागल हो गए थे, तुम पागल हो गए थे जो उस मरी हुई याली के पीछे अपनी मदर के पीछे पड़े हो। तुमने मुझ पे गोली चलाई, वो भी इस किंचू को बचाने के लिए। मैं अपनी फैमिली का भला सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि किस तरीके से मैं लैन फैमिली को संभाल सकूँ, और तुम अपनी ही फैमिली को बर्बाद करने के पीछे लग गए हो। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा वांगजी? तुम जो कर रहे हो ना वो तुम्हें ही दर्द देगा। मेरा बेटा मेरे ही खिलाफ जाएगा। ये बोलते हुए मैडम लैन इमोशनली वांगजी को देख रही हैं। अब थोड़ी देर में सब लोग बाहर आ जाते हैं। वहीं मैडम यूँ तो गुस्से में आके सबसे पहले जोर से थप्पड़ मारते हुए बोलती है ऐसा कैसे कर सकती तुम मेरी बेटी के साथ? तुम्हें पता था कि उसका बच्चा जिंदा है? तुम्हें पता था कि वो मेरी याली का बच्चा है, और फिर भी तुमने उससे उसकी माँ को दूर किया। याली की क्या गलती थी? वो जानबूझ के थोड़ी इस मुसीबत में फंसी थी। तुम्हारी फैमिली में वो बाद में आई थी, पर वो माँ पहले बन गई थी। वो तुम थी जो उससे शादी करवाना चाहती थी अपनी बेटे की, तो फिर क्यों उसे पनिशमेंट कर दे रही थी तुम? ये बोलते हुए मैडम यू बहुत इमोशनल होके मैडम लैन पे गुस्सा भी कर रही हैं। वहीं आप चैन फैमिली मैडम लैन से मैडम यू को दूर करते हैं और गुस्से में इमोशनल होके मैडम लैन की तरफ देख के बोलते हैं अगर तुम्हारी फैमिली को अपनी इज्जत की इतनी फिक्र थी तो छोड़ देता तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को। हम अपने बच्चे को अपने पास रखते, उसके बच्चे को उससे मिलने तो देती। मेरी बेटी अपने बच्चे से बिना मिले ही मर गई। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? इस बात पे मैडम लैन गुस्से में जियांग्स को देख के बोलती है अगर मेरा बस चलता ना तो मैं कब का शिचैन और याली को दूर कर देती। तो वो ऐसा होने नहीं देता। शिचैन कभी याली को नहीं छोड़ता, और याली का सच सामने आ जाता तो मेरी फैमिली बदनाम होती। इसलिए मैंने ये सब किया। गलती तुम्हारी बेटी की है, बिना शादी के वो किसी और के बच्चे की माँ बने उसे जन्म दिया। ये गलती नहीं थी, उसके बावजूद तुम उसका साइड ले रहे हो। अब इस बात पे मैडम यू कुछ बोलती हैं गलती थी तो क्या, उसे मौत की सजा देती मैं, उसके बच्चे से उसे दूर कर देती। वो दोनों फियांसे थे, शादी करने वाले थे एक दूसरे से। मिंग्याओ की चाल में अगर जिन जुशान ना फंसता तो शायद आज मेरी बेटी जिन जुशान के साथ एक हैप्पी लाइफ बिता रही होती। इस बात पे अब मैडम यू की बात सुनते ही मैडम लैन जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है तुमसे ज़्यादा तो ये विश मैंने मांगी है हज़ारों बार कि काश वो जिन जुशान और याली की शादी होती तो मेरी फैमिली बदनाम ना होती, मेरी फैमिली बर्बाद ना होती। पर ऐसा नहीं हो पाया और ये सब हो गया। मैं गलत नहीं हूँ लंजा, मैं गलत नहीं हूँ कहकर अब मैडम लैन इमोशनल होके अपने छोटे बेटे को देखने लगती है। मदर सिर्फ सबको प्रोटेक्ट करना चाहती थी, तुम्हें, लैन फैमिली को, तुम्हारे भाई को। इसलिए मदर आज यहाँ आई थी। मैंने किसी को कभी मारने की नहीं सोची थी, इसलिए मैंने से जीवन ही दान ही दिया था और यहाँ से भागने में मदद ही करी थी।
पर जब ये दोबारा वापस आई तो मैं डर गई और इसलिए ये गलती करने आ गई। मुझे मुझे माफ़ कर दो। ये बोलकर अब मैडम ने अपने बेटे को इमोशनल देख रही हैं। एक माँ शायद सबकी नज़रों में गुनहगार बन सकती है पर अपने बच्चे की नज़रों में नहीं। वहीं वांग जी इमोशनल होकर सबको इग्नोर करता हुआ सीधा मैडम लैन के पास पहुंचता है और मैडम लैन की तरफ देखते हुए फिर उनके हाथ को देखता है जहाँ गोली की वजह से खून बह रहा है। अपनी पॉकेट से एक हैंकर चिप्स निकाल के उसे मैडम लैन के हाथों पे बांधते हुए कहता है, ऐसा नहीं करना चाहती थी तो फिर क्यों किया आपने ऐसा? और क्या छुपा रही हैं मदर आप मुझसे? अगर आप चाहती हैं कि मैं आप पे भरोसा करूं तो आज सब कुछ सच बता दीजिए। इस बात पे मैडम लैन रोते हुए वांग जी की तरफ देखती हैं और बोलती हैं, मैं तुम्हें सच बता दूंगी तो तुम इससे नफरत तो नहीं करोगी ना? इस बात पे अब वांग जी अपनी मदर की तरफ इमोशनल होते देखते हैं। हाँ मदर, मैं आपसे नफरत नहीं करूँगा, प्लीज़ प्लीज़ सच बता दीजिए। अब अचानक से मैडम लैन कुछ बोलती, एक गन शॉट की फिर से आवाज़ आती है जो सीधा मैडम लैन के माथे में लगता है, जिसे यहाँ खड़े सब लोग शॉक। मैडम लैन को किसी ने गोली मार दी ये देखकर यहाँ खड़ा हर कोई शॉक है। वहीं मैडम लैन अचानक से फ्लोर पे गिर जाती हैं और उनके चेहरे पे मरने से पहले भी एक बहुत पेनफुल एक्सप्रेशन था, जैसे वो ये गोली के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वहीं सब लोग इधर उधर देख रहे हैं पर यहाँ कोई उन्हें दिखता नहीं है। सब लोग यही सोच रहे थे कि मैडम लैन यहाँ अकेले आई हैं तो किसी को एक्सपेक्ट नहीं था कि कोई उन्हें मार भी सकता था। वांग जी के आगे उसकी मदर को कोई मार देता है। वांग जी मदर करता ही रह जाता है। वहीं जांगचांग और वेंचिंग और विंग इधर उधर नज़र घुमा रहे हैं। वहीं गार्ड्स इधर उधर दौड़ पड़ के उस इंसान को ढूंढने की कोशिश करें कि गोली कहाँ से चली, पर कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। वहीं जनफेमिया और मैडम यू शॉक में मैडम लैन की डेड बॉडी को देख रहे हैं। चिरैन भी शॉक में मैडम लैन को देख रहे हैं और आज का पार्ट यहीं रुकता है। सो कल इसका फाइनल पार्ट आएगा। पता तो चल गया कि कैसे इन सब के पीछे मिंग्याओ तो था और शायद में मैडम लैन भी मदद कर रही थी, लेकिन अभी भी कोई तो है जो अब छुपा हुआ है और जिसने मैडम लैन को मारा। कौन है रियल कल्प्रेट? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आपके कमेंट को हमेशा पढ़ती हूँ और बहुत खुश होती हूँ। तो आज के कमेंट में मैडम लैन के साथ कौन दे रहा था, मैडम लैन किसको बचाने की कोशिश करी थी, कमेंट में ज़रूर बताना। अपना अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।